तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो आज जो है अपनी क्लास जो है वो है पादप वृद्धि के बारे में। देखो वृद्धि क्या होती है। अगर पादप के अगर शुष्क भार में एवं उसके आयतन में अगर वृद्धि है, ठीक है, यानी भाग जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, एक होता है परिवर्तन या डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में वृद्धि और विभेदन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, यानी पादपों के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे जब वृद्धि करके उसके बाद में जो होती है उसका विभेदन होता है, यानी वो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई वर्क करना या कार्य करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक भाग है किसके, ग्रोथ के। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के अंदर जो है जिसके अंदर पादप के शुष्क भार में और पादप के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो जिससे क्या बोलते हैं अपन, ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ है क्या चीज, ठीक है, तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है ग्रोथ, पादप वृद्धि और क्या क्या है इनके अंदर। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पादप वृद्धि के अंदर क्या देते हैं, भागीदारी देते हैं। ठीक है, या उनके द्वारा जो है पादपों में वृद्धि जो होती है वो निर्भर करती है। देखो पादप वृद्धि पादप वृद्धि सजीवों के आयतन, वॉल्यूम और उसके शुष्क भार, ड्राई वेट। ठीक है, शुष्क भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि स्थायी रूप में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि सजीवों का लाक्षणिक गुण होता है, सभी में होती है। ठीक है, परिणाम एवं आयतन में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है परिणाम जो होगा वो क्या होगा, जैसे कोशिकाओं की संख्या जो है या उनके परिणाम वो आयतन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल नहीं होता। रिवर्सिबल जो कैसा है, ये इरिवर्सिबल है। अनुत्क्रमणीय मतलब कैसा हुआ, इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, जिसमें साथ साथ में शुष्क भाग और उसके जीव द्रव्य, एक तो होता है ड्राई वेट और उसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म की मात्रा में वर्धन होता है, जिसे पादप वृद्धि कहते हैं। यानी उसका शुष्क भार बढ़ेगा, दूसरा उसमें जीव द्रव्य की मात्रा जो होगी वो बढ़ेगी। विभिन्न, अच्छा कैसे बढ़ता है, विभिन्न उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप पादपों में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का संशोधन एवं जीव द्रव्य का क्या होता है, निर्माण होता है। इसे भी क्या बोला जाता है, पादप वृद्धि कहा जाता है। पादपों में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उसके आकार के अंदर और आयतन में हुई वृद्धि स्थायी या अप्रत्यावर्ती परिवर्तन होता है, जिसमें शुष्क भार और उसके जीव द्रव्य की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, यानी उसके जीव भार बढ़ेगा तो इसमें जो है याद रखने वाली है कि इसका शुष्क भार, उसका आयतन के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है और उसका जीव द्रव्य भी क्या होता है, बढ़ता है। जब वृद्धि होती है तो पादप का आयतन और शुष्क भार दोनों में बढ़ोतरी होती है। आकार में वृद्धि हमेशा वृद्धि के कारण नहीं होती। देखो अपन अगर में आकार में अगर वृद्धि होती है तो वो वास्तव में सारी वृद्धि में नहीं आते। जैसे सपोज मान लो कोई बीज है और बीज को अपन ने भिगोया तो उसके आकार में क्या होगी, वो वृद्धि होगी। लेकिन जैसे ही बीज सूख जाएंगे वापस क्या हो जाएंगे, वो पुराने वाले में शेप में आ जाएंगे, तो वो वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे सूखे हुए बीजों को फूलकर आकार में बड़े हो जाना एवं सूखने पर वापस आकार में छोटे हो जाता है, इस आकार में परिणाम में परिवर्तन, बीजों के शुष्क भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी बीजों का जो शुष्क भार होता है, ड्राई वेट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको वृद्धि नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वृद्धि कौन सी है, जिसके अंदर शुष्क भार और उसके आयतन और जीव द्रव्य, तीन चीजें। ठीक है, एक तो उसका क्या बढ़ेगा, शुष्क भार बढ़ता, दूसरा उसका क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। ठीक है, तीसरा उसका क्या बढ़ता है, उसका जीव द्रव्य बढ़ेगा। ठीक है, ये तीन जो है वो बढ़ते हैं, जिससे उसमें पादपों में क्या होगी, वृद्धि होती है। अब पादपों में जो है वो वृद्धि स्थल कौन से होते हैं, देखो वृद्धि स्थल अपने देखे थे। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं। तो वृद्धि स्थल वो होते हैं जहां पे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, विभजोतक वाली कोशिकाएं जो होती है।
ठीक है, यानी विभजोतक उत्तक जहाँ पाया जाता है वहां पे क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि स्थल कौन से होंगे, उस श्रेणी पादपों में वृद्धि के कुछ विशेष भागों में होती है, जबकि निम्न श्रेणियों में संपूर्ण में होती है। जैसे एल्गी मान लेते हैं, तो एल्गी के अंदर जो शैवाल जो होते हैं उनके में सभी भागों के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, उनके सभी भागों में वृद्धि होगी। ठीक है, और अपन मान ले तो इनमें क्या होती है, कुछ भागों में होती है, जो बड़े भाग होते हैं उनमें कुछ भागों के अंदर ही वृद्धि होती है। ठीक है, बाकी सब में कैसा होता है, जो है वो पूरे भागों में होती है। निम्न जो पौधे होते हैं उनमें पूरे भागों में होती है, लेकिन जो बड़े पादप होते हैं उनमें कैसी होती है, वो जो होगी वो कैसे होगी, वो संपूर्ण शरीर के अंदर होती है। वृद्धि स्थलों पर पाए जाने वाले वृद्धि कारक उत्तक होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, विभजोतक कहा जाता है। विभजोतक यानी विभाजनशील वाले उत्तक। विभजोतक की कोशिकाओं में विभाजन एवं निरंतरता समता पाई जाती है, यानी विभाजन की क्या होती है, निरंतरता पाई जाती है, यानी वो बार बार क्या करेगा, विभाजन करेगा। स्थिति के आधार पे अपन ने इसको पढ़ रखे हैं कि भाई विभजोतक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है शीर्ष विभजोतक, जो अपने को कहाँ पे मिलता है, पादप के जो है वो सूट यानी जो पर्रो है उसके शीर्ष पे, और जो रूट है उसके वहां पे ये जो शीर्ष भाग होता है वहां पे ये पाया जाता है। तो तने और मूल के शीर्ष भाग पे ये उत्तक होता है, और इससे क्या होती है, पौधे एवं सीमित मात्रा में उसकी मोटाई बढ़ती है, बस ये याद रखो। तो शीर्ष विभजोतक से क्या होगा, उसकी लंबाई, और सीमित मात्रा में क्या बढ़ेगी, उसकी मोटाई बढ़ती है। इस उत्तक से हुई वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्राथमिक वृद्धि। और जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं, 2 कैम्बियम होते हैं, ऐदा होती है, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं द्वितीयक वृद्धि के बारे में। ठीक है, एक तो संवन पुल वाली ऐदा होती है, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, कॉर्क ऐदा होती है। ठीक है, और इससे क्या होती है, मोटाई बढ़ती है। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, इससे भी क्या बढ़ेगी, इसकी मोटाई बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो दोनों जो है, इससे जो होने वाली वृद्धि है उसको बोलते हैं अपन द्वितीयक वृद्धि। कौन सी वृद्धि बोलते हैं अपन, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। कौन सी वृद्धि कहा जाता है, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। दूसरा जो उत्तक होता है वो होता है अंतर्विषय, जो आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, पर्व संधियों के ऊपर होता है, एवं ये पर्व में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है, पर्व, नोड, जो नोड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, उनकी संख्या। फलस्वरूप तने की लंबाई भी बढ़ती है, जैसे घास है, गन्ना है, बांस है, इनमें। ठीक है, तीसरा जो है वो पार्श्व विभजोतक है। तो पार्श्व विभजोतक से क्या होती है, मोटाई बढ़ती है। अच्छा, जड़ तने की मोटाई में वृद्धि होती है, इससे याद रखना है, मोटाई क्या बढ़ती है, इससे मोटाई बढ़ती है। ठीक है, और संवन ऐदा और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, कॉर्क ऐदा। इन सभी विभाग में विभजोतक के उदाहरण होते हैं। इनसे होने वाली वृद्धि को अपन कौन सी वृद्धि कहा जाता है, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। जैसे नग्न बीजी है, द्विबीजपत्री, अधिकांश अन्य बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये होते हैं पादप के स्थल जहां पे वृद्धि होती है। ठीक है, तो एक तो शीर्ष विभजोतक होता है, एक अंतर्वेशीय विभजोतक होता है, एक होता है पार्श्व विभजोतक होता है। अब है वृद्धि की प्रावस्था। वृद्धि की प्रावस्था, ठीक है, वृद्धि की प्रावस्था के अंदर कैसे, मतलब वृद्धि जो है उसका क्रम क्या रहेगा। तो पादपों के अंदर वृद्धि के स्थलों में पाए जाने वाले विभजोतक की कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। वृद्धि हमेशा किसके कारण होती है, समसूत्री विभाजन के कारण होती है। किसके कारण होती है, समसूत्री विभाजन के कारण होती है, जिससे क्या बनती है, नई कोशिका बनती है, और उसके जैसे ही बनती है। ये कोशिका नवनिर्मित विवर्धन एवं विभेदन द्वारा स्थायी उत्तकों में, अच्छा, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद में उसका विभेदन होता है, और विभेदन होकर वो किस में बदल जाते हैं, वो स्थायी उत्तकों में बदल जाते हैं।
ठीक है, यानी वो क्या हो जाते हैं, जिसे स्थायी उत्तक जिनके बारे में अपन ने देखा था कि भाई स्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो क्या करने लग जाते हैं, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे उत्तकों को क्या बोला जाता है, स्थायी उत्तक अपन कहते हैं। वर्दी को मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया। सबसे पहली जो प्रावस्था है उसमें है कोशिका निर्माण प्रावस्था, जिसको बोलते हैं फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन। फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन में क्या होगा कि लगातार समसूत्री विभाजन के कारण जो होगी, इनकी कोशिकाओं की संख्या के अंदर वृद्धि होगी। क्या होगी, संख्या के अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। और लगातार विभाजन होगा तो इनके अंदर क्या होगा, इनके जो जीव द्रव्य होगा वो सघन होगा, ठीक है। इसमें जो होगा वो केंद्रक जो होगा वो बड़ा होगा, और छोटी छोटी इसमें क्या होती है, रिक्तिकाएं होती है, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। और कोशिका भित्ति कैसे मिलती है, पतली मिलती है। तो ध्यान रखना, जो विभाजन करने वाली जो कोशिका होती है उनके अंदर जो भित्ति होती है वो पतली होती है, ठीक है। जीव द्रव्य उनका सघन होता है, ठीक है। तो प्रथम चरण है ये जो है वो क्या है, प्रथम चरण है, कोशिकाओं की संख्या के अंदर वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, कोशिकाओं के नंबर्स बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर बढ़ते हैं। निरंतर समसूत्री विभाजन होने से नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। जब लगातार कंटिन्यू जो है वो समसूत्री जो माइटोसिस डिवीजन होता है उससे कई सारी डॉटर सेल फॉर्म होती है, जिसमें प्रचुर सघन, ठीक है, जीवदर्य होता है, स्पष्ट एवं बड़ा केंद्रक होता है, और अत्यधिक छोटी छोटी क्या मिलती है, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसकी भित्ति पतली होगी क्योंकि विभाजन वाली होती है, इसलिए सेलुलोज से बनी होती है। पूर्व निर्माण प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये पूर्व प्रावस्था निर्माण की पूर्व वाली प्रावस्था है, ठीक है। इसमें कैसी है, ये निर्माण की पूर्व वाली प्रावस्था, क्योंकि इस दौरान पादप में तीव्र वृद्धि होती है। यानी पादपों की सीधी सी बात है, तीव्र वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब नंबर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि उसकी जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी, तीव्र होती है। कैसी होती है, तीव्र वृद्धि होती है, क्योंकि नंबर क्या होते हैं, कोशिकाओं के बढ़ते हैं। दूसरी जो प्रावस्था है उसका नाम है दीर्घाकरण, यानी फेज ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। पादप वृद्धि की द्वितीय प्रावस्था, ये सेकेंड फेज होती है। कोशिकाओं की एक निश्चित दिशा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें संख्या नहीं बढ़ती, संख्या बढ़ गई, फिर उसमें अंदर क्या होगी, वृद्धि होती है। अच्छा, वृद्धि कैसे होगी, जो इसके अंदर जो छोटी छोटी जो रिक्तिका है वो आपस में मिल जाती है, और मिलके क्या बनाती है, एक बड़ी रिक्तिका बनाती है, ठीक है। तो बड़ी रिक्तिका होती है, क्योंकि जो छोटी छोटी जो रिक्तिका थी इसके अंदर देखो कैसी थी, छोटी छोटी जो रिक्तिका थी वो आपस में मिल जाएगी, और मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी रिक्तिकाएं बनाएगी। अच्छा, बड़ी रिक्तिका किसी सेल के अंदर बढ़ेगी, तो केंद्रक जो होगा इसका वो कहां पे चला जाएगा, परिधि की तरफ चला जाएगा। केंद्रक जो होगा वो किस तरफ चला जाएगा, परिधि की ओर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है वो कैसी है, वृद्धि के कारण किसमें, रिक्तिका में वृद्धि के कारण जो छोटी छोटी रिक्तिका होती है वो आपस में मिल जाएगी, और मिलने के कारण बड़ी सी रिक्तिका बनेगी। उसके कारण क्या होगा, जो केंद्रक होगा वो परिधि की तरफ खिसक जाएगा। तो केंद्रक जो होगा वो इसके चारों ओर परिधि में जीव द्रव्य की एक पतली परत के रूप में मिलता है, ठीक है। केंद्रक की स्थिति जो होती है वो कैसी हो जाती है, परिधि हो जाती है। इसका आकार एवं शुष्क भार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, आकार और शुष्क भार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये होती है दूसरी प्रावस्था, जिसको बोलते हैं अपन दीर्घाकरण। तीसरी जो प्रावस्था होती है कोशिका विभेदन प्रावस्था। विभेदन का मतलब होता है डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये है कि जो कोशिका है वो अपना एक पर्टिकुलर क्या करेगी, कार्य करना आरंभ करेगी, या विशिष्ट आकृति लेके वो स्थायी हो जाती है, ठीक है। दीर्घीकृत कोशिका अपना पूर्ण आकार या विशिष्ट आकृति में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाएगी, उसमें परिवर्तित हो जाएगी।
कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी है। अब देखो, अब विभाजित नहीं होगी तो सीधी सी बात है, अब पदार्थों का क्या होगा, इसके ऊपर जमा होगा। तो किसका जमा होता है, सेलुलोज से बनी है, सुबेरिन, लिग्निन आदि का निक्षेपण होता है। ठीक है, जिसके कारण कोशिकाएं दृढ़ एवं परिपक्व होकर स्तरीय ऊतकों में क्या हो जाती है, बदल जाती है। यांत्रिक ऊतकों में विभेदित कोशिकाओं की भित्ति कैसी होती है, जो यांत्रिक, जो उसको क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है पादप को, उनकी जो कोशिकाएं जो होती है उनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। कोशिका विभेदित होकर जाइलम और फ्लोएम के विभिन्न घटक बनाते हैं, जैसे अपन ने बनाया था वाहिका, वाहिनिकाएं। ठीक है, ये जो होते हैं, इनकी जो होती है, जो कोशिकाएं जो घटक होते हैं, ये जो बनाती है वो कौन सी, ये बनाते हैं। कोशिकाओं में कार्य की जैव रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन होने से कोशिकाओं की संरचनात्मक, कार्य की और जैव संरचनात्मक के रूप में विभेदित हो जाती है। अब धीरे धीरे कोशिकाओं की जैसा कार्य करेगी वैसी उसकी संरचनाएं होगी, उसकी कार्य जो होगा वो अलग हो जाएगा। जैव रासायनिक, उसमें कौन कौन से पदार्थों का जमा होगा उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा उसका विभेदन किस हिसाब से हुआ है, या वो जो है वो कौन सा कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये तीन प्रावस्था है। तो पहली प्रावस्था जो है वो कोशिका निर्माण की प्रावस्था है, दूसरी है दीर्घाकरण की प्रावस्था है। ठीक है, पहले तो है सेल फॉर्मेशन, नंबर बढ़ेंगे, दूसरे में उसकी साइज बढ़ेगी, और तीसरे में उसका कार्य यानी वो विभेदित हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, यानी अपना कार्य करने लग जाएगी। ये तीन प्रावस्था जो होती है। अब तीसरा जो है वो है बल, वृद्धि बल गतिकी, जिसको बोलते हैं अपन ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट कितनी होती है, या वृद्धि दर, क्या बोलेंगे, वृद्धि दर। देखो, समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि पादप की को क्या बोलेंगे अपन, वृद्धि दर कहा जाता है। पादप में प्रति इकाई समय के अंदर कितनी वृद्धि हुई है वो उसकी कहलाती है ग्रोथ रेट। अच्छा, वृद्धि दर ज्यामिति, रेखाखंड, रेखागणिती, और दूसरी जो होती है वो कैसी होती है, अंगगणिती। तो ये दो जो होती है वो एक होती है ज्यामिति और दूसरी होती है कौन सी, अंगगणिती में व्यस्त करते हैं। ज्यामिति में वृद्धि प्रत्येक कोशिका में विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं की संख्या पहले से कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। यानी जो एक दो सेल है, दोनों में विभाजन होगा तो यहाँ पे जो सेल बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 बन जाएगी, और 4 में जब विभाजन होगा तो कितनी बन जाएगी, 8 कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये जो होती है वो कौन सी होती है, ज्यामिति होती है। ठीक है, तो ये जो युग्मनज जो होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियो में विभाजन जो होता है या डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उस समय जो होता है वो ऐसी होती है, एक कोशिका से दो, 2 से 3, ठीक है, 4, 1, 2 से 4, 8, 16 और 32, इस तरह से इनका बनती है ये। दूसरी होती है अंगगणिती। अंगगणिती में क्या होता है कि एक कोशिका है, एक कोशिका से बनने वाली जब कोशिका जो होगी वो कितनी बनेगी, 2, क्योंकि समसूत्री विभाजन है, जिसमें से एक कोशिका कैसी हो जाएगी, विभाजन नहीं करेगी, और दूसरी वाली क्या करेगी, ये विभाजित करती है। तो ये तो करती है विभाजित, और ये कैसी हो जाती है, स्थायी हो जाती है, ये विभाजन नहीं करती। ठीक है, तो जिसमें से ये 2 कोशिका बनने वाली है, जिसमें एक कोशिका क्या करती है, विभाजित करती है। प्रत्येक विभाजन से बनने वाली 2 कोशिका में से एक कोशिका स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है तथा दूसरी कोशिका आगे विभाजित करती है, और जिससे क्या बनती है, एक 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 चलता है, एक कोशिका एक कोशिका एक कोशिका, ऐसे जो होता है वो विभाजन करता है। तो 2 तरह की वृद्धि दर जो होती है वो होती है, एक तो अंगगणितीय होती है, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, ज्यामिति होती है। ज्यामिति के अंदर आपका जो कोशिका जो बनेगी वो कैसी बनेगी, डबल जो बनती है, दुगुनी बनती है। ठीक है, अंगगणित में कैसी बनती है, बनती तो डबल है, लेकिन उसमें से कार्य जो करती है वो कौन सी करती है, एक ही करती है।
जैसे ये एक कोशिका है तो ये कोशिका बनी, ठीक है, अब ये विभाजित करेगी, अब इसमें से वापस ये बनी तो ये दो कोशिका होगी, ठीक है, अब ये दोनों विभाजित करेगी। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर जो है वो आगे से आगे क्या कर रही है, ये विभाजित कर रही है, जिसमें एक स्तर हो रही है। इसमें दो कोशिका है, 4 बनी, 4 से 16 बनी, 16 से 32 बनी। तो इसमें सारी जो हो रही है वो क्या हो रही है, विभाजनशील होती है, ठीक है। अब देखो ये जाइगोट है, तो जाइगोट के अंदर ये पहला विभाजन हुआ, फिर दूसरा विभाजन हुआ, ठीक है, फिर पीछे खड़ा विभाजन हुआ, ठीक, फिर ये विभाजन हुआ, ठीक है। अब इसमें से देखो ये जो है सेल कैपेबल डिवीजन है, ये डिवीजन करने वाली है, ठीक है, और ये वाली जो सेल है लॉस कैपेसिटी, इनमें कैपेसिटी कैसी होगी है, लॉस्ट हो गई है, ठीक है, तो ये विभाजन नहीं करेगी। तो इसमें से बनने वाली जो जैसे ये है तो ये विभाजित करेगी। अब इससे क्या होगा, इसका आकार जो होगा वो बढ़ेगा, या वाला जो आकार जो होगा, जो डार्क ब्लू कलर के अंदर है उनका आकार जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो आकार उसमें बढ़ेगा। तो ये कौन सी होगी, ये आपकी कौन सी होगी, जियोमेट्री वाली होती है, यानी ज्यामिति वाली है। तो ये तो आपकी कौन सी है, ज्यामिति वाली है, ठीक है, और ये कैसी है, ठीक है, और ये कौन सी आपकी अंकगणित वाली है। अंगगणितीय वृद्धि प्रत्येक कोशिका में विभाजन से एक नई कोशिका की ओर बढ़ोतरी होती है। एक एक सेल नई बढ़ती जाएगी विभाजन वाले। वृद्धि दर का एक समान नहीं पाई जाती, ठीक है। यदि वृद्धि दर का समय के साथ में ग्राफ बनवाया जाए तो एस आकार का सिग्मोइड ग्राफ प्राप्त होता है। ये सिग्मोइड ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि शुरुआत में यहाँ पे जब इसकी पोजीशन जो है वो कैसी है, तो मंद वृद्धि काल कहा जाता है इसको। कौन सा वृद्धि काल कहा जाता है, मंद। यहाँ पे ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, इसको अधिकतम वृद्धि काल कहा जाएगा। कौन सा वृद्धि काल कहा जाएगा, अधिकतम वृद्धि काल कहा जाएगा। और यहाँ पे आके ये कैसी हो जाती है, अब स्थिर हो जाएगी, तो इसको बोला जाएगा, ये जो है वो कौन सा है, न्यूनतम। यहाँ पे वृद्धि कम होगी और उसके बाद में कैसी हो जाएगी, वो स्थिर हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। तो पहले जो होगी वो मंद होती है, दूसरी जो होती है वो कैसी होती है, स्थिर होती है। और उसके बाद में क्या होगा, पहले जो होगी वो मंद, ठीक है, फिर अधिकतम होगी, फिर उसकी न्यूनतम होगी, और फिर उसमें बाद में क्या हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगी। इसको सिग्मोइड ग्राफ कहा जाता है। कर्व है, एस आकार का ग्राफ है, इसको क्या बोला जाएगा, सिग्मोइड ग्राफ कहा जाता है। वृद्धि दर का समय के साथ में बनने वाले ग्राफ को वृद्धि वक्र कहा जाता है। कौन सा वक्र कहा जाता है, इसको वृद्धि वक्र कहा जाता है। वृद्धि वक्र के कितने भाग है, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, यहाँ पे 4 भाग जो है वो वृद्धि वक्र है। पहला जो भाग है वो कौन सा है, मंद, ठीक है, जिसको बोलते हैं पश्चात प्रावस्था, लैग फेज कहा जाता है। कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होता है। पहले क्या होगा, इसमें आंतरिक परिवर्तन हो गए, संचित खाना आएगा कि जो विभाजन करना है, तो के काम आने वाले शुष्क बाहर में कमी आती है तथा वृद्धि बहुत धीमी होती है, गति से होती है, ठीक है, एवं इसे मंद वृद्धि काल कहा जाता है। कोशिका विभाजन से बनने वाली नई कोशिकाओं में आयतन में धीरे धीरे वृद्धि होती है। जैसे बनी कोशिका विभाजन हुआ, उसके द्वारा जो कोशिकाएं बनती है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो तभी तो बोला जाता है इंटरफेज जो होती है वो बड़ी लंबी होती है। अधिकतम वृद्धि काल या पक्ष प्रावस्था, लॉग फेज, वृद्धि दर एक साथ कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इसे ग्राफ में सीधी रेखा में दर्शाया जाता है तथा अधिकतम वृद्धि कहलाती है। ये वाली जो है वो कोशिकाओं में विवर्धन के कारण इस प्रावस्था में तीव्रता में वृद्धि होती है। क्या होती है, इसके अंदर तीव्रता में वृद्धि होती है। दूसरी होती है वो है घटती प्रावस्था। इस प्रावस्था में वृद्धि दर क्रमशः कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। इसको न्यून वृद्धि काल कहा जाता है। ये अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये वृद्धि कम हो जाएगी। ये वृद्धि दर है तो धीरे धीरे यहाँ देखो, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रही है, ये कम हो गई। इस काल में कोशिकाओं के परिपक्व हो जाती है। कैसी हो जाती है, और धीरे धीरे जब भी परिपक्व होगी तो उसमें उपापचय क्रिया कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। कैसे पड़ जाती है, मंद हो जाती है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, मंद होने के कारण उसमें जो
परिपक्वता आएगी तो उससे मंद हो जाएगा, और मंद आ जाएगी तो उसमें कोशिका विभाजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें वृद्धि जो होगी वो कैसी होगी, कम हो जाएगी। फिर है स्थायी प्रावस्था। इस प्रावस्था में कोशिका पूर्णतः परिपक्व हो जाती है एवं वृद्धि लगभग कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब जितनी वृद्धि होगी वो स्थिर होता है, इसलिए इसको स्थिर वृद्धि काल कहा जाता है। चेस ने 1882 में अधिकतम वृद्धि काल में होने वाली तीव्रतम वृद्धि, ठीक है, को समग्र वृद्धि काल कहा जाता है। जो तीव्र वृद्धि होती है उसको क्या बोला जाता है, समग्र वृद्धि काल या ग्रांड पीरियड ऑफ द ग्रोथ कहा जाता है। अब है वृद्धि दर का मापन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब है वृद्धि दर का मापन कैसे होगा, ठीक है। तो एक तो देखो सिंपल विधि होती है, अपन स्केल से लेके आज इतना है, 2 दिन बाद कितना होगा, तो अपन स्केल के जरिए उसका वृद्धि दर अपन मापन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी विधि है। पादप भागों में जैसे पर्ण में, पुष्प में, फल के आकार में, क्षेत्रफल में, भार में होने वाली वृद्धि का मापकरण पादप वृद्धि ज्ञात की जाती है, ठीक है। जैसे पर्ण में कितनी वृद्धि हुई, इसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि हुई, इसके शुष्क भार में कितनी वृद्धि हुई, पुष्प में कितनी वृद्धि हुई। तो ये सारे जो माप के अपन क्या उसमें क्या आती है, वृद्धि दर ज्ञात की जाती है। पादप वृद्धि के मापन में विभिन्न प्रकार से की जाती है। जैसे कोशिकाओं की संख्या कितनी बड़ी, कोशिका में ऊतकों व अंगों के आकार में कितनी वृद्धि हुई, पादप या पादप भागों के शुष्क भार में कितनी वृद्धि हुई, शुष्क भार में कितनी वृद्धि हुई, पर्ण, फलों आदि के आयतन व क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, और रेखीय मापन कैसा है, उसकी लंबाई वगैरह जो है वो कितनी वृद्धि हुई। तो इस भागों को, इन मापदंडों को अपन नाप के अपन पता लगा सकते हैं कि पादप में वृद्धि दर को ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है। वृद्धि दर की प्रमुख विधियां जिनसे प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है सरल एवं सीधी विधि। सरल एवं सीधी विधि तो सीधी है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, सीधा स्केल रखेंगे, स्केल से मेजर करेंगे तो उसकी लंबाई कितनी बड़ी। पादप वृद्धि की लंबाई के रूप में मापन की सबसे सरल विधि है। इस विधि में अंग की लंबाई का मापन स्केल की सहायता से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, स्केल की सहायता से। इसके बाद में निश्चित समय अंतराल में उसके फिर उसी कुछ समय बाद फिर वापस उसकी लंबाई को नाप ली जाती है, फिर पता लगाया जाता है कि इतना समय लगा और इतनी लंबाई में बढ़ी, तो वो वृद्धि दर आ जाएगी। निश्चित समय अंतराल के बाद पादप अंग की लंबाई में हुई बढ़ोतरी से लंबाई में हुई वृद्धि का पता चलता है। फिर वृद्धि मापी जिसको बोलते हैं ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर पादपों में वृद्धि दर को नापने के लिए वृद्धि मापी या ऑक्सेनोमीटर होता है। अब इसमें क्या होता है, पादप लेते हैं, यहां से इसका धागा बांध लेते हैं, ठीक है, और धागा बांधने से यहाँ पे जो होती है पुली होती है, गिर्री होती है, गिर्री के ऊपर जो होता है वायर लटका है और यहाँ पे लटकाया जाता है। ये आपको जो दिख रहा होगा ये इसका क्या होता है, वेट लटकाया जाता है, भार लटकाया जाता है, ठीक है। अब जितना पादप बढ़ेगा भार नीचे जाएगा, भार में खिंचाव, ठीक है, भार में खिंचाव है तो सीधी सी बात है, ये जो है जो इंडिकेटर दिया हुआ है ये भी घूमेगा, सुई जो होगी वो क्या होगी, घूमेगी, और सुई घूमेगी तो अपने को पता लग जाएगा कि वो कितनी वृद्धि हुई है और कितने टाइम में हुई है, ठीक है। वृद्धि मापी द्वारा प्राय पादपों में रेखीय वृद्धि का मापन किया जाता है, लंबाई में वृद्धि, ठीक है। चाप वृद्धि मापी जो है वो सबसे सरल एवं प्रमुख वृद्धि मापी होती है। इसको बोला जाता है चाप, आर्क के आर्क जैसा है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, चाप वृद्धि मापी को। तो पहली तो है स्केल द्वारा, दूसरी जो है वृद्धि मापी जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर कहा जाता है। अब वृद्धि को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। पहला है वातावरणीय कारक, जैसे मौसम में बदलाव होगा तो भी करेगा, मृदा में कोई परिवर्तन होगा तो भी होगा, ठीक है। मृदा में पीएच लेवल वगैरह जो है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है या सॉरी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व विद्यमान है, उनका भी, जो पानी की मात्रा कितनी है, एयरेशन कितना उसका, ठीक है, ये सारी जो है वो जो फैक्टर जो होते हैं वो उसकी वृद्धि को प्रभावित
करते हैं। शरीर की क्रियात्मक कारक के अंतर्गत जैसे श्वसन कितना हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण कितना होता है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कितना हो रहा है पादप के अंदर, ये भी क्या होते हैं, वो उसके जो है आंतरिक कारक होते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है अपन लेते हैं इन सबको मिला के पादप को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो निम्न प्रकार के हैं। पहला है प्रकाश, लाइट। अब प्रकाश में भी क्या है, पहली है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है, कितना तीव्रता से प्रकाश आता है। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पे पादप वृद्धि कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। उच्च तीव्रता होने पर पर्वों की लंबाई छोटी हो जाती है। ठीक है, पर्व जो होते हैं, नोड जो होते हैं, वो कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, इंटरनोड, ये नोड, इनकी लंबाई जो होगी वो कम हो जाएगी, ये कम हो जाती है। पादप बौनापन हो जाता है, पर्णों पे अधिचम पे रोम विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, उसके श्वसन क्रिया को प्रभावित करेंगे। ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करेंगे। दूसरा है प्रकाश की गुणवत्ता कितनी है, कौन सी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। तो अपन ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तब पढ़ा था जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें से जो ब्लू वाला और रेड वाले तरंग दैर्ध्य वाला जो है, ठीक है, वो उनके प्रकाश में ही ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की तरंगों को अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं। वर्णक कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। सबसे प्रयुक्त प्रकाश जो है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, बैंगनी व अवरक्त किरणों में पादप वृद्धि को क्या करते हैं, सीमित हो जाती है। कैसी हो जाती है, ये पादप वृद्धि जो होगी वो कैसी हो जाती है, सीमित हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाएगी, वो सीमित हो जाएगी। तो गुणवत्ता वही, कौन सा तरंग दैर्ध्य का आ रहा है, इंटेंसिटी कितनी है उसकी। ठीक है, तो उस हिसाब से पादप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है प्रकाश की अवधि कितने समय, दीप्तकालीनता। प्रकाश पुष्पन में बड़ा ही प्रभाव होता है किसका, दीप्तकालीनता, यानी प्रकाश उसको कितने टाइम तक मिल रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होगी, यानी अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग होता है कि प्रकाश की अवधि अगर ज्यादा होती है, ठीक है, तो दीप्तकालीनता यानी ज्यादा होगी, तो पुष्पन भी यानी पुष्प भी ज्यादा आएंगे। तो कायिक एवं प्रजनन से संबंधित संरचना में वृद्धि प्रकाश की अवधि से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है, कौन कौन सी, प्रजनन और कायिक संबंधी जो संरचनाएं होती है, जैसे पुष्प है उनमें। ठीक है, पादपों में पुष्प के लिए प्रकाश एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है, जिसे दीप्तकालीन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, दीप्तकालीन कहा जाता है। निश्चित अवधि का प्रकाश उपलब्ध नहीं होने पे पुष्पन की क्रिया अवरोध हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो रुक जाएगी। ठीक है, यानी दीप्तकालीनता जो होती है वो क्या होती है कि प्रकाश जो है वो कितने टाइम तक या कितने समय तक उस पादप को मिल रहा है। दूसरा होता है जो है जल, प्रकाश हो गया। दूसरा जो है वो क्या है, जल। समुचित वृद्धि के लिए जल अत्यधिक है, क्योंकि जितनी भी जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है वो किसके उपस्थिति में होती है, जल के उपस्थिति में होती है। उपलब्ध होने वाले जल की मात्रा पादप वृद्धि एवं उसकी आकृति को क्या करते हैं, प्रभावित करेंगे। समस्त जैविक क्रिया, अवशोषण, परासरण, रसारोहण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, बीजांकुरण, एंजाइम की क्रियाशीलता आदि पर जल का प्रभाव पड़ता है। आदि पर जल का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल एक कच्चा सामान है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा CO2 प्लस वाटर मिलके ही क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। और ठीक है, तो क्या बनाएंगे, ये ग्लूकोज का अणु बनता है। तो वो किसकी जरूरत पड़ती है, अपने को जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जल की। खाद्य निर्माण की स्थिति में पौधे में वृद्धि और तेजी से होने लगती है। जब खाना मिलेगा तो सीधी सी बात है खाया पिया लगेगा, तो खाया पिया जो होगा तो क्या होगा, उसकी वृद्धि होने वाली होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है तापक्रम। क्या होता है, तापमान। तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। तापमान का भी क्या पड़ेगा, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा।
ताप। उच्च श्रेणी के पौधे जो होते हैं उसमें 5 से 35 डिग्री ताप पे मध्य सामान्य वृद्धि होती है, मतलब इतना टेम्परेचर पे वो सामान्य वृद्धि करेंगे। 35 डिग्री से ताप अधिक होने पर जैसे तो उष्मा का प्रभाव में पौधा कैसे हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो अधिक ताप पे कैसे हो गए, विकृत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो वृद्धि भी क्या होगी, रुकेगी। इसी प्रकार 0 डिग्री ताप पर नीचे कोशिका में जल क्या हो जाता है, जम जाता है और जीवधरीय निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पे अपन क्या करते हैं, बीजों को और इनको क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। ठीक है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। पौधों में पुष्पन की क्रिया शीघ्रता से हो, इसके लिए बीजों को कम ताप पे उपचारित करते हैं। ठीक है, पुष्पन की क्रिया शीघ्रता से हो इसलिए क्या किया जाता है, इसको कम ताप पे क्या किया जाता है, उपचारित करता है। इसे बसंतीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्लिनाइजेशन कहा जाता है, वर्लिनाइजेशन। ठीक है, बसंतीकरण कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, बीजों को क्या किया जाता है, कम ताप पे रखा जाता है, उपचारित किया जाता है, और जो आगे चल के किसको, पुष्पन की क्रिया को क्या करते हैं, शीघ्रता से करते हैं। ऑक्सीजन, पौधों की श्वसन क्रिया में O2 का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्ति करते हैं तथा ऊर्जा का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है, और ऑक्सीजन की मात्रा पौधे की वृद्धि को क्या करती है, बढ़ाती है। पौधा कोई ऊर्जा ही मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो वृद्धि होगी। खनिज लवण, खनिज लवणों का अभाव में पौधा अभाव रोग उत्पन्न हो जाता है, और जिससे पादप वृद्धि कैसी हो जाती है, मंद हो जाएगी। हार्मोन्स मिलते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में इनकी जरूरत होती है या बनते हैं। ठीक है, अति आवश्यक है, जिनकी कमी हो जाने पे पादप वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाती है, पादप वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये है अपने पादप वृद्धि के को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान है, जल है, ठीक है, ऑक्सीजन है, खनिज लवण है, पादप हार्मोन है। अब है वृद्धि नियामक पदार्थ, यानी पौधों के अंदर कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और वृद्धि को बंद करने वाले जो या वृद्धि निरोधक पदार्थ होते हैं, जो वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि निरोधक पदार्थ होते हैं। तो देखो, विशिष्ट कार्बनिक यौगिक जो पादपों में अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं। ठीक है, इस तरह से इनको हार्मोन्स जैसे अपन ने अंदर कहा जाता है, उसी तरह से पादपों के भी ये हार्मोन्स है जो वृद्धि एवं उपापचय क्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी मेन चीज जो होती है वो क्या है, इसमें उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। इन पदार्थों को वृद्धि नियामक या वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि हार्मोन या पादप हार्मोन कहा जाता है। इतने सारे इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन इनको कहा जाता है। ये जो है सबसे पहले जो है वो चेस जो नामक 1882 में नामक जर्मन वैज्ञानिक ने सबसे पहले पादप वृद्धि हार्मोन का सुझाव दिया। यानी सबसे पहले ये बात बताने वाला जो था वो कौन था, चेस था। स्टेर्लिंग ने 1902 के अंदर सबसे पहला हार्मोन शब्द नाम दिया। इनको क्या बोला इन्होंने, हार्मोन बोला। वो किसने बोला, स्टेर्लिंग ने बोला कि ये जो पदार्थ जो पादपों के अंदर बनते हैं इनको हार्मोन कहा जाता है। फिर थीमेन ने पादप हार्मोन के लिए क्या नाम दिया, फाइटो हार्मोन शब्द दिया। कौन सा नाम दिया इसने, फाइटो। ठीक है, फाइटो हार्मोन शब्द का नाम दिया। पादप हार्मोन वे जटिल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पादप की प्राकृतिक रूप से एक भाग में बन के दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं। यानी ये पादपों के अंदर बनते हैं और जहां से बन के वापस दूसरे भागों में ये क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो मात्रा जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही कम मात्रा में ये होते हैं और कम मात्रा में ये बड़ा कार्य करते हैं। पादप हार्मोन प्राय
कार्य की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। यानी पादप के अंदर जो होने वाली क्रियाएं जो है, कार्य की जो है, वो किस तरह से उसमें वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है, ये सारी जो है वो उसके अंदर कौन प्रभाव करता है, ये हार्मोन्स प्रभाव डालते हैं। तो चेस ने सबसे पहले इनका सुझाव दिया, ठीक है, स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द दिया और थीमेन ने फाइटो हार्मोन नाम दिया। देखो, हार्मोन का वर्गीकरण, बहुत सारे हार्मोन है जिनके वर्गीकरण जो है वो अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन से हार्मोन। पादप हार्मोन को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा है। एक तो होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है और दूसरा होता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ये वृद्धि को बढ़ाता है, ये क्या करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं, और ये वृद्धि को रोकता है, ये वृद्धि को रोकता है, ये वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। सबसे पहला है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं या वृद्धि दर को बढ़ाते हैं या उन्हें वृद्धि प्रेरक प्रवर्धक हार्मोन कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और इथाइलिन है। ये ऐसे हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाते हैं। और एक ऐसा हार्मोन है जिसमें बोला जाता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, वो क्या करता है, वो वृद्धि को रोकता है, ठीक है। पहला है ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन। ग्रीक शब्द ऑक्सिन से ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना, टू ग्रो। इसका अर्थ क्या होता है, वृद्धि करना। पादप वृद्धि हार्मोन में ऑक्सिन हार्मोन का समूह की सबसे पहले खोज हुई। यानी सबसे पहले इन पूरे में जो सबसे पहले खोजे जाने वाला हार्मोन वो कौन सा है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन को सर्वप्रथम मानव के मूत्र में खोजा गया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन की खोज कहाँ हुई थी, मानव के मूत्र में हुई थी। और मूत्र में जो खोजा गया पदार्थ वैसा का वैसा पदार्थ पादप के अंदर मिला, जो उसके वृद्धि को प्रभावित करता था। IAA, जिसको बोला जाता है इंडोल एसिटिक एसिड, इसके समान गुणों वाला प्राकृतिक एवं कृत्रिम संश्लेषित पदार्थ को ऑक्सिन कहा गया। क्या बोला, नाम दिया इसको, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थ जो 0.1 मोलर से कम सांद्रता में पर्रों के विवर्धन में अभिवर्धित कर देते हैं। यानी इसकी सांद्रता अगर 0.1 भी होगी तो भी क्या हो जाएगा, वो पर्रो जो होगी उसमें अभिवृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। इसे ऑक्सिन कहा गया। ऑक्सिन की खोज चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन चार्ल्स ने जैव विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ने सबसे पहले पादप के शीर्ष भाग पे इसको वृद्धि कारक पदार्थ का अनुभव किया। उनको लगा कि जो पादप का शीर्ष भाग है वहां पे ये जो है वृद्धि कारक जो है पदार्थ जो है वो उपस्थित होता है, ठीक है। कैनेरी घास के पर प्रयोग करके उन्होंने कौन सी घास पे किया था, कैनेरी घास में प्रयोग कर, जिसका वर्णन उनकी अपनी पुस्तक है द पावर ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट्स के अंदर इसका विवरण मिलता है। उनके अनुसार प्रांकुल छोल को एक और से प्रकाश मिलने पर, ठीक है, जो प्रांकुर से निकलने वाला, जो बीज से अंकुरित होकर जो निकलता है उसको बोलते हैं अपन, उसके ऊपर वाले हिस्से प्रांकुल छोल, ठीक है। प्रांकुल छोल प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ये कह रहा है कि अगर सपोज मान लो ये प्रांकुर है और इसको अगर सनलाइट अपन एक तरफ से दे, सूर्य का प्रकाश जो है वो उसको एक तरफ से मिले, तो ये जो होगा वो प्रांकुर इस तरफ से कुछ इस तरफ से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। यानी वो किस तरफ मुड़ जाएगा, सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। जिससे निष्कर्ष निकालता है कि प्रांकुल छोर के शीर्ष भाग पे बनने वाले कुछ पदार्थ नीचे की ओर आ जाते हैं,
जिससे क्या हो जाता है, वो वक्र हो जाता है। यानी जो पार्ट यहाँ पे था वो उसमें क्या होगा, एक तरफ प्रकाश में, एक तरफ प्रकाश में कहां पे आ जाते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और जिससे उसमें क्या आ जाता है, वक्रपन आ जाता है। क्या क्या आ जाता है उसमें, वक्रपन आ जाता है। अच्छा, ये और बताने वाले जो थे वो कौन थे, वो बॉयसन जेंसन। इन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग किए, और इन्होंने प्रयोग किया था वो किस पे किया था, जई पे, ठीक है। एवाना सटाइवा के प्रांकुल छोर पर अपने प्रयोग किए। तो इन्होंने किस पे किए थे, जई पे किए थे। जई के प्रांकुर छोर के शीर्ष भाग को काटा देने पर प्रांकुर छोर प्रकाश की ओर वक्र या प्रकाश अनुवर्ती गति नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, जो प्रांकुर छोर था उसको ही कट कर लिया और फिर उसको प्रकाश दिया, तो वो क्या होगा, वो उसकी तरफ नहीं मुड़ा। क्यों, तो इसका मतलब यह है कि जो जो वृद्धि कारक जो पदार्थ है, ऑक्सीजन जो है, वो उसके शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। जब प्रांकुर छोर को प्रत्यक्ष शीर्ष भाग को पुनः प्रांकुर छोर के कटे हुए भाग पे रखा और सिरो सुदेशित शीर्ष या ठूठ के बीच में जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया, तो प्रांकुर छोर का वक्र प्रकाश अनुवर्ती प्रदर्शित किया। ये कह रहा है कि प्रांकुर छोर को जो कट किया था, जो कट करने के बाद में उन्होंने वापस उसको रखा, ठीक है। और बीच में उन्होंने क्या डाली, जिलेटिन की शीट डाल दी या जिलेटिन के टुकड़े डाल दिए। तो ये कह रहे हैं कि प्रांकुर छोर जो था वो किस तरफ मुड़ गया, प्रकाश की तरफ मुड़ गया। ठीक है, जिलेटिन तो किस तरफ मुड़ गया, वो प्रकाश की तरफ मुड़ गया। जब प्रांकुर छोर में अप्रतिदीप्त सतह की ओर आधे भाग को अनुप्रस्थ सिरा लगाया गया, तो उसमें अभ्रक की प्लेट लगाई गई, तो प्रकाश अनुवर्ती प्रांकुर छोर के प्रकरण की ओर मुड़ने की क्रिया नहीं हुई। अब ये कह रहा है कि जहां से ये अप्रतिदीप्त, अप्रतिदीप्त का मतलब क्या हुआ, जहां प्रकाश नहीं है, तो कौन सा हुआ, ये वाला भाग अप्रतिदीप्त, ये वाला भाग है। अब इस वाले भाग में क्या किया, चीरा लगाया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुई, प्रकाश अनुवर्ती नहीं हुई। प्रांकुर छोर के प्रकाशीय सतह को अनुप्रस्थ चीरा लगाया। अब चीरा जो लगाया वो सेकंड यहाँ पे लगाया, ठीक है। और फिर उसमें किसकी प्लेट डाली, अभ्रक की, ठीक है। गेट लगाई, तो प्रांकुर छोर क्या हो गया, विस्थापित हो गया या मुड़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो वृद्धि कारक पदार्थ है वो हमेशा कहाँ उपस्थित होता है, अप्रतिदीप्त भाग पे उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है, अप्रतिदीप्त भाग पे उपस्थित होता है। तभी देखो वृद्धि जो हो रही है वो इस भाग में ज्यादा हो रही है, इस भाग में कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि कैसी है, कम है, इधर कैसी है, ज्यादा है। तो इसका मतलब वो पदार्थ कहाँ पे है, अप्रतिदीप्त भाग पे होता है। बॉयसन जेंसन ने इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश अनुवर्ती या वक्र उत्पन्न करने वाले पदार्थ अप्रतिदीप्त भाग के नीचे की ओर आते हैं। किस तरफ आते हैं, ऊपर से किस भाग में आते हैं, अप्रतिदीप्त वाले भाग में आते हैं। तो ये बात इनकी निष्कर्ष था, ये इंपॉर्टेंट बात इनकी थी। फिर है पॉल, पादप के शीर्ष भाग में वृद्धि प्रवर्धन करने वाले रसायन पाए जाते हैं। पॉल ने बताया अनुसार, इनके अनुसार जो थे, शीर्ष भाग में पाए जाने वाले वृद्धि प्रवर्धक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, यानी ये मूव भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये मूव भी करते हैं। अब FW वेंट, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, FW वेंट को। ये वृद्धि कारक पदार्थ को विलगित करने में सफल हुए थे, अलग करने में ये क्या हुए थे, सफल हुए थे।
जई के प्राणपुर छोर के शीर्ष भाग को काटा और उनमें किसमें डाला, अगार के घनाकार टुकड़े पे रख दिया। अगर अगार बात है जो शैवालों से मिलता है अपने। कुछ समय बाद टुकड़े के ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, हटा दिया गया। अब अगार के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके प्राणपुर छोर के ठूठ कटे हुए भाग पे रख दिए तो ठूठ पुनः वृद्धि करने लग गया। पहले देखो क्या किया, पहला ये कह रहा है पहले भाग को इसको कट किया, फिर यहां पे अगार रखा, फिर ऊपर ये ठूठ डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, अब इसको ऊपर वाले को हटा दिया और ये ठूठ रखा, अगार अगार रखा, तो भी इसमें वृद्धि स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ ऑक्सीजन जो था वो इस पदार्थ से होता हुआ अगार में आया, अगार से होता हुआ किसमें आ गया, इस भाग में आ गया, नीचे वाले भाग में आ गया, और इसमें वृद्धि क्या होगी, स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो पहले जो था ये जो है इसको कट किया, काटा, इसको काटने पे क्या किया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, अगार। ठीक है, फिर अगार को वापस क्या रखा, यहाँ पे रखा। ठीक है, ऊपर वाले भाग को हटा दिया। अब ये भाग क्या करने लग गया, वृद्धि करने लग गया। ठीक है, तो जब अब अगार के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को प्राणपुर छोर के ठूठ के कटे हुए भाग पे रखा तो ठूठ में पुनः वृद्धि होने लगती है। जब ठूठ पर सामान्य अगार के टुकड़ों को रखा अब तो वृद्धि नहीं हुई, मतलब अब नया वाला टुकड़ा, ठीक है, नया वाला टुकड़ा अगर रखा यहाँ पे, अगर ये तो पुराने वाला ये वाला अगर मैं यहाँ पे नया वाला टुकड़ा रखता हूं, ठीक है, नया अगार, तो वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, तो यहां पे वृद्धि नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि प्राणपुर छोर के शीर्ष भाग में कुछ वृद्धि कारक पदार्थ है। इसका मतलब क्या था, जो ठूठ ऊपर वाला था उसके अंदर कुछ वृद्धि कारक पदार्थ थे, वो कहां पे आगे, नीचे आ गए और अगार के टुकड़ों में स्थानांतरित हो गए। वेंट ने जिस और प्रकाश मिलता है उस भाग में ऑक्सीजन कम होता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट, तो वो की वो बात है। अप्रतिदीप्त भाग जहां पे प्रकाश नहीं होता उस भाग में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। वेंट ने एक अन्य प्रयोग में अगार के टुकड़ों को बीच में अब्रक की प्लेट लगाई, इन दोनों के ऊपर के बीच के प्राणपुर छोर के शीर्ष को इस प्रकार रखा कि शीर्ष का आधा आधा भाग दोनों अगार के टुकड़ों पे आ जाए। ठीक है, आधा भाग उसका, आधा भाग नीचे वाला है, अगार अगार पे। इस प्रयोग से एक तरफ प्रकाश उपलब्ध कराने पे अप्रकाशीय भाग में कितनी जो है 65% हार्मोन क्या हो गए, एकत्रित हो गए। किस भाग पे हो गए, जो एक तरफ वाला भाग जो था वहां पे कितना जो पदार्थ इकट्ठा हो गया, वो ऑक्सीजन कितना इकट्ठा हो गया, 65%। हार्मोन की सांद्रता अप्रकाशीय भाग में अधिक होने के कारण, ठीक है, इस भाग में कोशिका अधिक वर्धित होती है और जिसके कारण पर्रों का शीर्ष प्रकाश की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो कई बार अगर आ जाता है प्रकाश की तरफ, किस तरह किस कारण मुड़ता है, क्योंकि जो हार्मोन जो होता है वो कहां पे मिलता है अपने को, अप्रकाशीय भाग में मिलता है। और अप्रकाशीय भाग में मिलने पे जैसे यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से इस तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये अंधेरा वाला भाग है, तो ये जो भाग जो होगा यहाँ पे ये मुड़ेगा, तो ये वृद्धि ज्यादा होती है, ये वृद्धि कम है। ठीक है, तो अप्रकाशीय भाग में क्या होता है, ये पाया जाता है। अन्य वैज्ञानिकों को किए गए प्रयोगों से सिद्ध होता है कि किसी पादप को इस प्रकार से रखा जाए कि मूल शीर्ष और पर्रो शीर्ष की स्थिति में क्षैतिज अवस्था में रहे तो हार्मोन गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे, वो नीचे की ओर आ जाते हैं। पर्रो के शीर्ष को नीचे वाली कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाने के कारण इन कोशिकाओं में वृद्धि अधिक हो जाती है और पर्रो शीर्ष के ऊपर की ओर मुड़ जाता है। अच्छा, इससे होता है शीर्ष प्रमुखता। आपने देखा होगा कि वो कट करते हैं,
ठीक है। और कट करने के बाद में पादप को जो होते हैं वो कटाई छटाई होती है, आपने देखा बागवानों के अंदर, तो जब ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है तो वो कॉक्सिन जो होता है वो नीचे भागों में स्थानांतरित हो जाता है, तो नीचे वाली जो ब्रांचेज होती है वो क्या करती है, ग्रो करने लग जाती है, जिससे पौधा कैसा होता है, झाड़ीनुमा या सघन हो जाता है, जिसे शीर्ष प्रमुखता कहा जाता है। मूल के शीर्ष में ऑक्सीजन वृद्धि संबंधित करता है तथा जिसके कारण मूल की निचली सतह की ओर होने वाली कोशिकाओं में वृद्धि कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, तथा मूल के शीर्ष की नीचे की ओर क्या हो जाती है, मुड़ने लगता है। ऑक्सीजन की रासायनिक प्रकृति। कोगल ने प्रांकुर छोर में वक्रता प्रेरित करने में सक्षम पदार्थ को ऑक्सीजन नाम दिया, जो क्या कर देता है, पादप को मोड़ता है। कोगल व हैगस्पीट, ठीक है, 1931 में मानव के मूत्र से ऑक्सीजन के समान पदार्थ को अलग किया और इसे ऑक्सीजन ए नाम दिया, जिसका फॉर्मूला क्या था, C18H12O3 था। तो ऑक्सीजन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक जो पादपों के अंदर मिलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जिनको बनाया जाता है वो होते हैं संश्लेषित। कौन से होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो दो तरह के ऑक्सीजन है, प्राकृतिक और संश्लेषित। मानव के मूत्र से फिर अन्य पदार्थ को अलग किया, उसे हेट्रोऑक्सीजन नाम दिया। क्या नाम दिया उसको, हेट्रोऑक्सीजन। इसे इंडोल एसिटिक एसिड IAA कहते हैं, जिनका आणविक सूत्र होता है C2H3O2N होता है, ठीक है, IAA। ये पादपों में पाए जाने वाले प्राकृतिक ऑक्सीजन है। अन्य प्राकृतिक ऑक्सीजन का व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल जिसमें जेरेन की सहायता से शीर्ष विभजोतक पे ये बनते हैं। ये ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है, इनके अंदर जिंक की सहायता से ये क्या होता है, ये बनते हैं। तो प्राकृतिक कौन सा है, ये इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड कैसा है, प्राकृतिक है। दस नौ। ये सारे जो है वो संश्लेषित होते हैं, जिसमें एक तो आता है, आपने देखा खरपतवार को कम करने में 2,4-D काम आता है, ठीक है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, NaA जिसको बोलते हैं नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। तो IAA इंडोल ये कैसा है, प्राकृतिक है। ये कैसे है, संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित, कुछ संश्लेषित यौगिक जो ऑक्सीजन की तरह ही काम करते हैं उनको संश्लेषित कहा जाता है। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, IBA, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, इंडोल 3 प्रोपेनिक एसिड IPA। इस सभी पादपों में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन इन उत्तकों में सांद्रता अधिक होती है जो वृद्धि करते हैं। ये कहा ज्यादा मिलते हैं, जहां पे वृद्धि और परिवर्तन दोनों क्या होता है, ज्यादा होता है। ये विसरण विधि द्वारा एक कोशिका में दूसरी कोशिकाओं के शीर्ष पे ध्रुवीय की ओर क्या करते हैं, ये गमन करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं यहाँ पे विसरण विधि द्वारा, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जाते हैं। अब ऑक्सीजन को प्रभाव क्या क्या है। पहला है शीर्ष प्रभाविता, जो अभी बताया मैंने कि शीर्षक कलिका में उपस्थित पार्श्वी कलिका, ठीक है, कलिकाओं में वृद्धि कम होती है या रुकी। जब ऊपर वाली जो कहते हैं कि जो वृद्धि करती है, तो पार्श्व की शाखा वृद्धि नहीं करती ऑक्सीजन या IAA के कारण, क्योंकि IAA शीर्ष कलिकाओं में बनते हैं, वह नीचे की ओर स्थानांतरित होते समय पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। शीर्षक कलिका एपिकल बर्ड को काटने पर, अगर इसको मैं कट कर दूं एपिकल बर्ड को, तो पार्श्व कलिकाओं में साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके कारण पार्श्व कलिका क्या होती है, तेजी से वृद्धि करती है। पार्श्वीय कलिकाओं में वृद्धि के कारण पादप कैसा हो जाता है, झाड़ीनुमा हो जाता है।
इसी कारण घरों के बगीचों में बाढ़ में काट छाट करके शीर्ष कलिकाओं को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और जिसमें पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि शीघ्रता से होने लगती है। इस कारण जैसे मेहंदी है, ठीक है, और चने के शीर्ष कलिकाओं को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे पौधा कैसा हो जाता है, घना हो जाता है। तो पौधे घने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को शीर्ष कलिका कट करना पड़ेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगी, नीचे वाले में साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। कोशिका का दीर्घीकरण, अधिक सांद्रता कोशिका में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है ऑक्सीजन की, इसलिए पर्रों में धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, इसलिए पौधे की लंबाई जो होती है वो प्रकाश की तरफ चलती है, ठीक है। दूसरा होता है मूल प्रारंभ, अगर मूल को प्रारंभ करता है, जैसे टिश्यू कल्चर करते हैं उस समय क्या करते हैं कि कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की मात्रा जो होती है उनको रखते हैं, उसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को अगर बढ़ाते हैं तो मूल जो होती है वो पहले क्या निर्माण हो जाती है, कैसे होती है, मूल का निर्माण पहले हो जाता है। ऑक्सीजन मूल को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करती है, इंपॉर्टेंट है। कलम या कटे हुए निचले भाग में ऑक्सीजन के घोल में डुबाकर रख दिए तो जड़ें जो होगी, अगर जो कटे हुए भाग है उसमें ऑक्सीजन कलम जो है, ठीक है, जैसे गुलाब को अपन काट कर लिया, उसको ऑक्सीजन के अंदर डुबा के रख दो तो उसमें जड़ आनी क्या हो जाती है, तेजी से विकसित हो जाएगी। ये कार्य हेतु मुख्य रूप से IBA इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गुलाब में, बोगनवेलिया में, संतरा, नींबू आदि में कलम में तने से जड़ को आरंभिक करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अनिषेक फलन में पार्थेनोकार्पी, ऐसा बिना निषेचन के बनने वाले फल जिसके अंदर बीज नहीं होते हैं उनको पार्थेनोकार्पी फल कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनने की क्रिया को अनिषेक कहा जाता है। अनिषेक फल बीज रहित होते हैं। अनिषेक फलन हेतु कलिका अवस्था में पुंकेसर को हटा दिया जाएगा, कलिका खिंचनी होती है उसमें क्या होगा, पुंकेसर को हटा दिया जाएगा। वर्तिकाग्र पे क्या डाल दिया जाएगा, ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाएगा, ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है वो उसमें फिर फल का निर्माण सीधे से हो जाता है, लेकिन इसमें बीज नहीं होते। संतरा है, अंगूर है, बैंगन है, तरबूज है, ठीक है। फसलीय पौधों को गिरने से बचाना, प्रिवेंट करना लोडिंग से। दुर्बल तने वाले पौधे हैं जैसे गेहूं है, फसलीय पौधे पे तेज हवाओं के कारण क्या हो जाती है, मूल के पास में क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है, और गिर जाते हैं। ऐसे पादप को जब छोटे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का विलयन का छिड़काव किया जाता है, जिससे उनका निचला भाग कैसा हो जाता है, जड़ वाला भाग मजबूत हो जाता है और हवा के वेग को सहन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो शीर्ष प्रमुखता कोशिका के दीर्घीकरण, मूल का आरंभ करने में इंपॉर्टेंट याद रखना इसको। अनिषेक फलन में किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। प्रसुप्ता नियंत्रण, ऑक्सीजन बीजों व कंदों की प्रसुप्ता बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये बीजों को अंकुरण एवं कलिकाओं को सक्रिय करने को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये सक्रिय करने में क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। संग्रहण में लंबे समय तक करने में मदद मिलती है। आलू के कंदों को NaA का छिड़काव से 3 वर्षों तक क्या किया जाता है, इसको संग्रहित कर सकते हैं। दूसरा होता है पुष्पों की सघनता को कम करना। कुछ पादप जैसे आम के वृक्षों में बहुत अधिक पुष्प लगते हैं और इनमें फल अधिक बन जाते हैं, लेकिन आकार उनका कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, अपन को पुष्पन की अधिकता को रोकना होता है, जिसमें ऑक्सीजन में NaA का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होगा, पुष्प कम लगेंगे, और पुष्प कम लगेंगे तो फल बनेंगे, वो भी कम ही बनेंगे, लेकिन उनका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। विगलन का प्रभाव, अपरिपक्व पर्व है, पुष्प है या फलों को गिरने विगलन कहलाता है। जैसे विगलन का मतलब होता है फलों का गिरना। ऑक्सीजन की कमी होने से विगलन का स्तर क्या निर्माण होता है, जिससे पान, पुष्प, फल पकने से पहले ही क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ऑक्सीजन का छिड़काव करेंगे तो विगलन का स्तर क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, और अपरिपक्व पान, पुष्प, फलों के झड़ने को रोका जा सकता है। तो फलों को झड़ने से, पुष्प को झड़ने से क्या करता है, ये रोकता है। खरपतवार उन्मूलन 2,4-D याद रखना। फसलीय पादपों के साथ में उगने वाले जो अनावश्यक जो पादप होते हैं, जो खनिज लवण या आवास के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करते हैं, जो फसलीय पादपों के साथ में, उनको बोला जाता है खरपतवार। अनवांटेड प्लांट, ना चाहते हुए भी वो उग जाते हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग करके खरपतवार नाशी को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। जैसे 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T
ठीक है, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डेप्लोपेन 2 डाइक्लोरो प्रोपेनिक एसिड जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये गा जो छोटी छोटी पत्तियों वाले, ये बड़ी बड़ी पत्तियों के लिए उपयोग में लिया जाता है। पर्णों का लघुकरण, कुछ फल वृक्ष पादपों में सेब, नाशपाती आदि में छोटी शाखाओं पर भी फल बनते हैं। पादप छोटा होगा, शाखा भी छोटी होगी तो भी फल बनते हैं। ऐसे पादपों पे NaA का छिड़काव करने पर लघु शाखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और जिससे फल भी क्या लगेंगे, उस पे अधिक लगेंगे। जैसे पादप छोटा है और उस पे बहुत शाखाओं पे क्या भी है, वो छोटी है। ठीक है, तो उस पे क्या करेंगे, छिड़काव करने से शाखा बढ़ेगी तो उस पे फल भी बढ़ेंगे। मेन जो है वो आता है वो क्या है, टिश्यू कल्चर में कोशिका व उत्तक व अंगों को कृत्रिम संवर्धन, लैब के अंदर क्या बनाए जाते हैं, पादप बनाए जाते हैं, माध्यम से नियंत्रण करने की परिस्थिति को अंतर्गत वृद्धि करना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। ठीक है, यानी ये सब कहां पे होता है, लैब के अंदर होता है, इन विट्रो कंडीशन। उत्तक संवर्धन के माध्यम में ऑक्सीजन की उपस्थिति कैलस के विभेदन में, कैलस के विभेदन, कैलस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट का मतलब होता है उत्तक संवर्धन के लिए चुने गए पादप के कायिक भाग को क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट बोलेंगे। फिर उसमें से कोशिकाओं को अलग किया जाता है। ठीक है, उस कोशिकाओं का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। संवर्धन करके फिर बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बन जाता है। समूह बनने के बाद में फिर उसको ये सब सारा माध्यम में रखा जाता है इनको। ठीक है, माध्यम में रखने के बाद में वो वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद में फिर सेंट्रीफ्यूज मेथड से उन कोशिकाओं को अलग किया जाता है। फिर अलग अलग कोशिकाओं के अंदर फिर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की मात्रा को डाल के फिर कैलस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन अधिक है, ऑक्सीजन अधिक है और साइटोकाइनिन कम है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निर्माण होगा, मूल का निर्माण होगा। अगर साइटोकाइनिन अधिक है और ऑक्सीजन क्या है, कम है, ऑक्सीजन कम है, तो सबसे पहले पर्रों का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, पर्रों का निर्माण होता है। अच्छा, वापस वो भी नहीं। अब मादा पुष्पों की संख्या बढ़ने पर, कुकुरबिटा जैसे पादप है में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन का छिड़काव करने पे किसके, मादा पुष्पों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। फलों को मीठा होने में स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। स्टार्च किसमें बदल जाती है, शर्करा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे फल क्या हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। 2,4-DIBA, ठीक है, और मैलिक हाइड्रोजाइड के प्रभाव से गन्ने का मिठास जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये थे ऑक्सीजन का प्रभाव। ठीक है, तो ऑक्सीजन में उत्तक संवर्धन याद रखना है अपने को। ठीक है, दूसरा जो है वो अपने शीर्ष प्रमुखता याद रखना है। ठीक है, फिर जो है पुष्पन की सघनता है, प्रसुप्ता है, मूल का प्रारंभ, ये तो हम आपको बता दिया, मूल के प्रारंभ में ऑक्सीजन काम में आता है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीजन के कार्य। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।